इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? मुझे मैं आ जाऊं क्या? अपनी बात में चला नहीं। सैडिज्म, वॉयरिज्म, एसोसिज्म, बैकबाइटिंग का मिश्रण बना के पिछले 18 साल से दिया जा रहा जहर जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नाम है बिग बॉस। एक ऐसा शो जहां कई सारे कंटेस्टेंट या फिर कहा जाए कई सारे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट जिनके नाम पे कोर्ट पे केसेस हैं, या फिर कहा जाए कई सारे ऐसे टेलीविजन एक्टर्स जिनके कैरियर खत्म हो चुके हैं, उनका है बैंड। 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज थे बिग बॉस OTT सीजन 3 के पहले 3 वीक्स में। आखिर क्या है इस शो में जहां रजत दलाल जैसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट जाते हैं इस शो के कंटेस्टेंट बनके, और क्यों यह शो सोसाइटी के लिए एक जहर है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बिग बॉस के बारे में जानने से पहले बिग बॉस की हिस्ट्री के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात है 1949 की, जहां जॉर्ज ऑरवेल जो कि बहुत ही फेमस ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था 1984। उसमें उन्होंने बिग ब्रदर का जिक्र किया था और उस बिग ब्रदर से एक लाइन पॉपुलर हुआ था जिसका नाम था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। फिर 1999 में एक डच रियलिटी टीवी शो जो कि बेस्ड था इसी बिग ब्रदर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और बाद में उस शो का नाम भी बिग ब्रदर पड़ा। और यही नहीं, इस शो के कुछ कॉन्सेप्ट कॉपी किए गए थे MTV के द रियल वर्ल्ड से और स्वीडिश शो एक्सपीडिशन रॉबिन्सन से। पर जॉर्ज ऑरवेल जहां उस किताब में बिग ब्रदर के नाम पे हिटलर और स्टालिन जैसे डिक्टेटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर बिग ब्रदर के क्रिएटर्स ने इसको एक शो के फॉर्म में लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया और ये बाद में बहुत पॉपुलर भी हो गया। और बाद में इस शो के कॉन्सेप्ट को कई सारे बड़े कंट्रीज जैसे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया और न जाने कई सारे कंट्रीज ने अपने अपने बिग ब्रदर निकालने शुरू कर दिए। फिर ये रैट रेस इंडिया में भी शुरू हो गई बिग बॉस के नाम पे, और इसको कई सारे लैंग्वेजेस में लॉन्च भी किया गया, जैसे कि बिग बॉस तमिल, बिग बॉस तेलुगु, बिग बॉस मलयालम, बिग बॉस मराठी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहली बात तो यह है कि बिग बॉस अपने शो में पॉपुलर लोगों को ही कंटेस्टेंट के रूप में चुनती है, क्योंकि इससे बिग बॉस को बिजनेस टर्म में बहुत फायदा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिग बॉस की एक अपनी ऑडियंस होती है और दूसरी तरफ जो कंटेस्टेंट होता है उसका एक दूसरा ऑडियंस होता है। तो जब वो कंटेस्टेंट का ऑडियंस आके बिग बॉस को देखता है तो वो बिग बॉस का ऑडियंस बन जाता है। यहाँ से तो हमें पता चल चुका है बिग बॉस कैसे स्ट्रैटेजीज यूज करके अपने ऑडियंस को गेन करता है। पर उन कंटेस्टेंट के साथ क्या होता है जब वो शो के अंदर जाते हैं, उनको साइन करना पड़ता है एक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंडर उनके सारे राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं और बाद में उनको जो कहा जाता है उनको वही करना पड़ता है, जिससे कंटेस्टेंट का जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। और जब कंटेस्टेंट कैमरा के सामने आता है तो अपना एक दूसरा पर्सनैलिटी दिखाता है, पर जब व्यूअर इस शो को देख रहा होता है तो उसे लगता है कि वो रियलिटी में ऐसा है। पर ऐसा व्यूअर क्यों सोचता है? क्योंकि बिग बॉस ने उसके आंखों पे रियलिटी टीवी शो के नाम का एक पट्टी बांध दिया होता है। कुछ कंटेस्टेंट तो ऐसे हैं जो कि बस शो में हाईलाइट होने के लिए कुछ ऐसे चीजों को कन्फेस कर लेते हैं जिसके बाद उनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल बिग बॉस 17 में जब मुनावर फारूकी ने अपने प्राइवेट लाइफ को कैमरा के सामने डिस्कस किया था आयशा खान के सामने, और वो इसलिए किया ताकि वो शो में दिख सके। पर इससे बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंटेस्टेंट के फ्यूचर के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस मजबूर करता है। आज के दिनों में देखें, अगर किसी भी रीजन के वजह से किसी का झगड़ा हो जाता है तो लोग उस झगड़े को रोकने की जगह उस झगड़े को एंजॉयमेंट के साथ आके देखते हैं। यही एग्जाम्पल है एवरीडे सैडिज्म का। सैडिज्म वर्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है किसी को दुख में देखना या फिर किसी को प्रॉब्लम में देखकर प्लेजर फील करना। ठीक इन्हीं सब चीजों को बिग बॉस अपने शो के कॉन्सेप्ट में यूज करता है, जैसे कि कई सारे टास्क हो गए जिनमें ऐसे ऐसे चीजों को वो दिखाते हैं जिससे आपको सैडिस्टिक फील हो। एग्जाम्पल, किसी को सस्पेंड में मारना हो गया, किसी के ऊपर गर्म पानी फेंकना हो गया, या फिर स्वामी ओम का किसी कंटेस्टेंट के ऊपर पी करना हो गया, या फिर किसी कंटेस्टेंट को गोबर में सुलाने का टास्क हो गया।
या फिर किसी के ऊपर मिर्चा पाउडर लगा देना। और सबसे फालतू एक और चीज लगता है कि कुत्ते के बाउल में कंटेस्टेंट को पानी पिलाना। इतना ह्यूमिलिएटिंग फील करवाता है, आप अगर सोचोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इन सब चीजों को अगर कोई देखता है ना, तो कोई भी इन सब चीजों को इंसानियत तो नहीं, हैवानियत जरूर कहेगा। और अभी रिसेंटली बिग बॉस OTT 2 में एक टास्क हुआ था, उसमें जिया शंकर ने एल्विस यादव के पानी में हैंड वॉश मिला दिया था। ये सब चीजों को बिग बॉस इसलिए दिखाता है ताकि इन सब चीजों से उनको व्यूज मिल सके और इन सब चीजों से वो पैसा छाप सके। पर इससे कंटेस्टेंट या फिर व्यूअर के मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका कोई परवाह नहीं करते ये लोग। इन शो के मेकर्स को सिर्फ TRP से मतलब है और व्यूअरशिप से मतलब है। इनको पब्लिक को चीप एंटरटेनमेंट देने के अलावा कुछ नहीं आता। कुछ टाइम पहले की बात है, बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट और भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बिग बॉस में गए थे, तो वो जल्दी बाहर आ गए। और जब उनको इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो थोड़े बहुत पैसे के लिए और थोड़े बहुत फेम के लिए किसी को गाली नहीं देते। और जब उनको पूछा गया कि शो के अंदर कंटेस्टेंट कैसे बिहेव करते, तो उन्होंने ये बोला कि कंटेस्टेंट हैवान बन जाते हैं शो के अंदर। अगर बात करें इस शो की, तो इस शो में कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर फेक रिलेशनशिप को दिखाया जाता है ताकि इसके थ्रू से व्यूअरशिप उनको मिल सके। फिर आता है कॉन्सेप्ट वॉयरिज्म का, और इसका मीनिंग देखा जाए तो किसी के प्राइवेट लाइफ को देखकर प्लेजर फील करना या फिर किसी के प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों को देखकर मजे लेना, इसको वॉयरिज्म कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जब किसी का MMS लीक होता है तो लोग गूगल में सर्च कर रहे होते हैं या फिर एक दूसरे को उन सब चीज़ों का लिंक शेयर कर रहे होते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है वॉयरिज्म का। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो डेली व्लॉगिंग को लिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो क्रिएटर होता है वो अपनी पर्सनल लाइफ को व्यूअर्स को दिखाता है, जिससे व्यूअर को बहुत मजा आता है। बिग बॉस में भी आपको कई सारे वॉयरिज्म के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल बिग बॉस OTT 2 में जब जैद हदीद और आकांक्षा पुरी का एक किसिंग सीन था, जबकि आकांक्षा पुरी के लिए वो एक टास्क था, पर बिग बॉस वालों ने ऐसा दिखाया जिससे लोगों को ये लग सके कि रियलिटी में ये लड़की ऐसी है। आकांक्षा पुरी को बहुत ज्यादा ट्रोल्स का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों को लगता है इस शो देखने से क्या ही हो जाएगा, एंटरटेनमेंट ही तो है। लेकिन स्टडीज की माने तो जिन शोज में सैडिज्म, वॉयरिज्म, मैसोजिज्म, रेसिज्म, बैकबाइटिंग, न्यूडिटी, इन सब चीजों को दिखाया जाता है, इससे व्यूअर का जो IQ होता है वो दिन ब दिन लो होता जाता है। शो को देखे तो यहाँ कोई हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर्सनल नहीं आते। एग्जाम्पल के तौर पे एल्विस यादव, रजत दलाल, KRK, ऐसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट जिनके नाम पे कई सारे केसेस हैं, ऐसे कंटेस्टेंट को बिग बॉस प्रिफर करता है अपने शो में। यहाँ तक कि कई सारे कंटेस्टेंट जो कि इस शो के बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपूर्वा अग्निहोत्री, शिल्पा सकलानी, खुशहाल टंडन, सालिन मनोट, राहुल वैद्या, ये वो सब लोग हैं जिनको इस शो के बाद मेंटल थेरेपी लेना पड़ा था। आखिर में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो तो जरा सोच समझ के देखिए, और अगर आप कोई भी कंटेंट देख रहे हैं तो जरा सोचिए कि इस कंटेंट को देखने के बाद आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। शो बनाते हैं वो लोग, पैसा छापते हैं वो लोग, पर मेंटल हेल्थ के ऊपर असर आप लोगों का पड़ता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।